हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का सेकेंड पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, तो हम 10th और 12th का साथ साथ चला रहे हैं। एक दिन 10th एक दिन 12th, कोशिश करते हैं आप लोगों को फायदा हो हमारे चैनल से। तो देखिए, ये मैं आज आपको स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स क्या होते हैं। तो हेलो एल्केन्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स होते क्या हैं। देखो, हेलो मीन्स होता है एक्स, यानी हेलोजन फैमिली के एलिमेंट्स। ठीक है, ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कहलाते हैं हेलो हेलोजन्स, वो कहते हैं हेलोजन्स। ठीक है, अब उसमें क्या आते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एस्टेटिन को हम इसमें नहीं मानते, क्यों? क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो ये चारों एलिमेंट्स हेलो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, तो इसको हम एक ही सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक्स। एक्स कहीं लिखा है तो मतलब या तो फ्लोरीन हो सकता है, या क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। अब एल्केन्स क्या होते हैं? देखिए, अगर एल्केन्स में से एक H रिमूव कर दिया जाए तो बन जाता है एल्काइल ग्रुप। अब इसको मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे CH4 है, इसमें से एक H हटाया तो क्या बनेगा? CH3, और एक वैलेंसी फ्री है। ठीक है, अब हेलो, ये जो एल्काइल ग्रुप है इसे हम मिथाइल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? मिथाइल ग्रुप। इस मिथाइल ग्रुप में 3 H लगे हुए हैं और एक वैलेंसी फ्री है। इस एक वैलेंसी पर यदि ये हेलो ग्रुप लग जाए तो हम इसे कह देते हैं हेलो एल्केन्स। तो एल्केन्स क्या होते हैं? जिसमें कार्बन की चारों वैलेंसीज सेटिस्फाइड हो, यानी ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। क्लियर? तो वो एल्केन्स कहलाते हैं। अब उसमें से एक H रिप्लेस होकर के अगर हेलो ग्रुप लग जाए तो हेलो एल्केन्स हो जाते हैं। अब समझ लेते हैं हेलो एरीन्स क्या होते हैं। एरीन का मतलब होता है फिनाइल ग्रुप। फिनाइल मीन्स जब C6H6 में से एक H कम कर दिया जाए तो बन जाता है C6H5। अब इसमें अगर हेलो ग्रुप लगा दिया आपने तो वो हो जाएगा हेलो एरीन्स। तो वो क्या हो जाएगा? हेलो एरीन्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये पढ़ा हेलो एल्केन्स क्या होते हैं और हेलो एरीन्स क्या होते हैं। अब हम आगे पढ़ लेते हैं। इसमें हम ये पढ़ते हैं कि आखिर हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को क्यों स्टडी कराया जा रहा है आपको। आखिर इतने क्या इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पढ़ाया जा रहा है। तो इसकी क्या क्वालिटीज होती हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की? सबसे जरूरी बात है, ये गुड सॉल्वेंट्स हैं, बहुत अच्छे सॉल्वेंट्स हैं। इनमें कोई चीज आप डिसॉल्व करना चाहोगे तो डिसॉल्व हो जाएगी। दूसरी चीज, इनसे मेडिसिन बहुत बनाई जाती है, मेडिसिन बनाने में इनका यूज होता है। एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं इनसे। ठीक है, और एनेस्थीसिया में इनका यूज होता है। एनेस्थीसिया समझते हैं आप? जब किसी का ऑपरेशन होता है तो उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है, यानी बेहोश करने की मेडिसिन। तो वो बनाने में भी हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का यूज होता है। इंसेक्टिसाइड्स बनाने में भी इनका यूज होता है। तो ये इतनी सारी इनकी क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से आपके सिलेबस में इसको रखा गया है पढ़ाने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। अब इनका क्लासिफिकेशन 3 कैटेगरीज में किया गया है। सबसे पहले हम फर्स्ट कैटेगरी को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में कौन से आते हैं? देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ऐसे कंपाउंड जिनको हम बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ हेलो ग्रुप्स। तो सबसे पहले हेलो ग्रुप्स की प्रेजेंस के बेस पर हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। कैसे करते हैं? मान लीजिए कि हमारे पास CH3X लगा है। ठीक है, एक तो ऐसे हो सकता है CH2Cl, अगर हम X की जगह Cl ले लें तो, या फिर ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। एक ही कंपाउंड में या तो हेलो ग्रुप एक ही बार लगा हो तो आप उसे क्या कहोगे? मोनो हेलो ग्रुप, मोनो हेलो एल्केन। अगर 2 बार लगा है तो क्या कहेंगे? डाई हेलो एल्केन। ठीक है, और अगर 3 बार लगा है तो क्या कहेंगे? ट्राई हेलो एल्केन। अब क्या ये हम सिर्फ एल्केन्स में ही कर रहे हैं? एरीन्स में भी कर सकते हैं, एरीन्स में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर Cl 1 लगा है, ठीक है, यहाँ Cl 2 भी लग सकते हैं और यहाँ Cl 3 भी लग सकते हैं।
आप कितने Cl लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये मोनो हेलो एल्केन हो जाएगा, डाई हेलो एल्केन हो जाएगा और ट्राई हेलो एल्केन हो जाएगा। क्लियर? तो क्लासिफिकेशन हमने पहला किसके बेस पे किया, नंबर ऑफ हेलो ग्रुप्स, कितने हेलोजन्स अटैच्ड हैं एक कंपाउंड में, ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम दूसरा क्लासिफिकेशन किसके बेस पे करते हैं, देखिए बहुत समझने की चीज है, यहाँ से एमसीक्यूज बनते हैं, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं। सेकंड जो है कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ और दोज कंपाउंड्स विच कंटेन्स sp3CX बॉन्ड या बॉन्डेड कार्बन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ sp3CX बॉन्डेड कार्बन। अब देखिए इस sp3CX को हम कैसे समझें, ये जो C है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है जब इसकी चारों वैलेंसीज अलग अलग मतलब सेटिस्फाइड हैं, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप से जुड़ी हैं या सेम ग्रुप से भी जुड़ी हैं, लेकिन चारों वैलेंसीज सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी ग्रुप अटैच हो सकता है, ठीक, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम R कर दें, ठीक है, यहाँ H कर दें और यहाँ पे हमने X लगा दिया, तो ये sp3CX हो गया क्योंकि ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। ठीक, अगर हम यहां पर ये कर दें तो भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ग्रुप है। अगर मैं 3R कर दूं यानी तीनों H हटा करके मैंने R जोड़ दिए हैं तो भी ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। अब हम इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। कैसे, जब एक R जुड़ा होगा तो 1 डिग्री, 2 R जुड़े होंगे तो 2 डिग्री और 3 R जुड़े होंगे तो 3 डिग्री। डिग्रीज किस पर डिपेंड करती हैं, प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, जितने एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे। 3 से ज्यादा एल्काइल ग्रुप नहीं जुड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि इस कार्बन के चारों हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुके हैं अब किससे, 3 एल्काइल ग्रुप से और 1 हेलो ग्रुप से। वो हम क्या कहते हैं, एल्काइलिक हैलाइड, एल्काइलिक हैलाइड, ठीक है, ये सारे एल्काइलिक हैलाइड हो गए। अब हम देखते हैं जो दूसरी क्वालिटी है इसकी sp3 हाइब्रिडाइज्ड की ही, सेकेंड है एलाइलिक हैलाइड। अब एलाइलिक हैलाइड समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए जिस कार्बन पे X लगा हुआ है उस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड का होना जरूरी है। तो ये कार्बन sp3 हो गया आपका, जिसपे X जुड़ा है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, और उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा, ये सारे H जुड़े हुए हैं, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो ये कहलाएगा एलाइलिक हैलाइड। कब कहलाएगा, जिस कार्बन पे X जुड़ा है, the halo group should be attached to the carbon which is sp3 hybridized and next the carbon of that carbon should be double bonded, तो वो क्या कहलाते हैं, एलाइलिक हैलाइड। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। और यहां पर इसको अगर हम एरीन्स में देखेंगे, मीन्स ये एल्कीन्स में अगर हम देखेंगे तो यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन एक ये हुआ, एक ये हुआ, तो इससे नेक्स्ट कार्बन पे X होना चाहिए इस तरह से। तो ये आपको दे देंगे स्ट्रक्चर बना के, पूछेंगे एलाइलिक है, विनाइलिक है, कैसा है, तो आपको बताना होगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे हेलोजन ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, तब हम उसे क्या कहते हैं, एलाइलिक हैलाइड। तीसरी जो इसका क्लासिफिकेशन है, sp3CX पर ही हम चल रहे हैं। अब देखिए तीसरा जो इसमें होगा बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइल ग्रुप क्या होता है, बेंजाइल ग्रुप का मतलब है बेंजीन होगा, उस पे CH2 लगा होगा और उस पे X होना चाहिए। अब इस कार्बन की अगर हम बात करें तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया है, क्यों, क्योंकि इसके 2 वैलेंसी 2 हाइड्रोजन से हैं और एक पे एरीन ग्रुप लगा है या एराइल ग्रुप लगा है, ठीक है, और ये X लगा है। इसको हम दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये भी 1 डिग्री 2 डिग्री हो सकता है। ये कार्बन है, अगर एक H हम हटा दें और यहाँ R लगा दें तो ये X हो जाएगा, ये 2 डिग्री हो जाएगा। दोनों पे अगर हम R लगा दें, इसके यहाँ पर भी R लगा दें, यहाँ भी R लगा दें और यहाँ X लगा दें तो ये 3 डिग्री हो जाएगा। तो बेंजाइल ग्रुप जब आपसे कहा जाए बेंजाइल अल्कोहल, तो बेंजीन पे CH2OH, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी क्या होगी, अभी हमने पढ़ा हेलोजन्स की प्रेजेंस के ऊपर और दूसरा पढ़ा हमने sp3CX बॉन्डिंग। तीसरा क्या होगा, कंपाउंड्स in which
कार्बन इज sp2cx बॉन्डेड। अब हम sp2cx बॉन्डेड कार्बन वाले कंपाउंड्स देखेंगे। तो ये क्या होगा, जैसे देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो ये कार्बन अब sp2 हो गया है। ठीक है, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे CH होगा, और यहाँ अगर X लगा दिया जाए तो ये कैसा कहलाएगा, sp2cx बॉन्डेड। तो इसका नाम क्या होता है, इसे हम कहते हैं विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड। तो जब दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो और उस कार्बन पे डायरेक्टली हैलोजन ग्रुप लगा हो तो विनाइलिक हैलाइड कहलाता है। आई होप क्लियर हो रहा है आपको। और अब अगर मैं इसका क्लोज्ड स्ट्रक्चर्स में देखूं, मान लीजिए यहां पर आपने बॉन्ड लगाया है तो सीधा यहां पर X लगा होना चाहिए। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड में क्या क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाएगा ये बताइए और ये बताइए। अब आपसे पूछा जा रहा है बताइए कौन सा विनाइलिक है और कौन सा एलाइलिक है, तो आपको बताना है कौन सा एलाइलिक होगा, ये एलाइलिक है और ये विनाइलिक है। विनाइलिक में क्या होगा, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और उस पे सीधा X लगा हो। क्लियर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन को हमने पढ़ा। अब हम पढ़ लेते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। तो IUPAC नोमेनक्लेचर जब हम पढ़ेंगे तो देखिए हम इसमें सबसे पहले देख लेते हैं जो बिल्कुल इजी है उनसे हम शुरू करते हैं। हेलो एल्केन्स, मान लीजिए कि CH3 CH2 CH Cl CH Br CH3 ये आपके पास है। ठीक है, तो यहाँ पे दो हेलोजन ग्रुप्स लगे हैं, ब्रोमीन और क्लोरीन। तो सबसे पहला रूल क्या होता है, देखिए IUPAC नोमेनक्लेचर का आपने 11th में भी पढ़ा है, हमें लॉन्गेस्ट रूट चेन देखनी है। तो लॉन्गेस्ट तो रूट चेन एक ही है इसमें, 1 2 3 4 5, यानी पेंटेन है ये, नो डाउट इट इज पेंटेन। काउंटिंग हम इधर से शुरू करें या इधर से करें ये हमें सोचना है। तो काउंटिंग वी शुड स्टार्ट द काउंटिंग फ्रॉम दैट साइड वेयर द लोकेंट गेट द लीस्ट पोजीशन। क्लियर। तो लोकेंट्स को पोजीशन किधर से कम मिलेगी, 1 2 3, इधर से तो 3 मिल रही है, इधर से 1 2 मिल रही है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे यहां से 1 2 3 4 5। अब यहां से हमें देखना है कि हम बाई चांस यहाँ पे वैसा है कि 2 ब्रोमो है 3 क्लोरो। अगर सपोज ये ऐसे होता कि यहाँ पे ब्रोमीन होता और यहाँ पर क्लोरीन होता, फिर आप कैसे करते। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, हम 3 ब्रोमो पहले लिखेंगे, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। और बच्चा क्या गलती कर सकता है, बच्चा कर सकता है 2 क्लोरो 3 ब्रोमो पेंटेन। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, ये गलत होगा और ये करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा और ये क्यों रॉन्ग होगा, देखिए जो लोकेंट्स लगे हुए हैं डिफरेंट लोकेशंस पे जो लगे होते हैं उन्हें लोकेंट्स कहते हैं, जैसे कि ब्रोमीन और क्लोरीन, और ये किसे कहते हैं, रूट चेन। तो यहाँ पर 5 कार्बन है तो पेंटेन हो गया, पेंटेन सबसे लास्ट में आना है। अब लोकेंट्स की पोजीशन जिधर से कम पड़ रही है उधर से आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी होती है। लेकिन यहाँ पर एक रूल ये है कि जब लोकेंट्स के नाम हमें देखने हैं, नाम को अल्फाबेटिकली लिखना होता है। तो ब्रोमीन B पहले आता है, क्लोरीन C से, तो B को पहले नाम देंगे, C को बाद में लिखेंगे। इसलिए 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन नेम वुड बी करेक्ट। क्लियर हुआ चिल्ड्रन। इसी के साथ मैं आपको और भी एग्जांपल्स दे देती हूं। मान लीजिए कि आपके पास इस तरह का कोई स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। अब हम किधर से काउंटिंग स्टार्ट करें, आपको ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को ही हम फंक्शनल ग्रुप मानते हैं। अब यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है। एक तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं और कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। फंक्शनल ग्रुप 11th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है वहां पर दिया हुआ है, एक टेबल ब्लैक लेटर्स में लिखा हुआ है। उस टेबल में साफ साफ लिखा है, कुछ ग्रुप्स दिए हुए हैं जिनको बताया है ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, और नीचे दिया है जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो 11th क्लास का जो एक टेबल भी वहां पर दी हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो स्टडी करनी चाहिए। दूसरी चीज, इस फॉर्मूले में अगर हम देखें तो ये डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है और ये सब्स्टिट्यूएंट है।
अब हम काउंटिंग जब स्टार्ट करते हैं तो उस तरफ से स्टार्ट करते हैं जहां पर फंक्शनल ग्रुप को, अगर फंक्शनल ग्रुप और लोकेंट्स दोनों हैं, सब्स्टिट्यूएंट दोनों हैं, तो हम फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे और फंक्शनल ग्रुप को उस साइड से हमें काउंटिंग करनी है जिधर से फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट पोजीशन मिले। अब इधर से फंक्शनल ग्रुप 1 2 सेकेंड कार्बन पे और इधर से 1 2 3 थर्ड कार्बन पे, तो हम काउंटिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5। अब हम नाम कैसे देंगे, देखिए नाम देंगे हम 4 क्लोरो, ठीक, पेंट। अब पेंटेन नहीं लिख सकते हैं किसी कीमत पर भी, एन क्यों नहीं लगा सकते हैं, एन का मतलब है सब जगह सिंगल बॉन्ड हो। अब यहां डबल बॉन्ड आ रहा है तो इन हो गया, तो कितने पे इन है, 2 पे, पेंट 2 इन, तो 4 क्लोरो पेंट 2 इन, ये इसका नाम बनेगा। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी, लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक डाल दूंगी और आप उसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये भी बताइएगा, और जो असाइनमेंट है वो करके आप उनके जो आंसर्स हैं वो भी आप बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आप करेक्ट कर पाए। क्लियर, आप अगर हमारे साथ साथ करेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा, आई एम श्योर अबाउट इट। ठीक, अब हम कर लेते हैं, अगर आपके पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर हो, मान लीजिए आपके पास ये कोई स्ट्रक्चर है, इसका नाम आप कैसे देंगे। देखिए यहाँ लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, जब इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाएगा तो इट मीन्स यहाँ कार्बन है, ऐसे ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, तो इट मीन्स यहाँ पर कार्बन है। तो आपकी लॉन्ग चेन कौन सी बनी, ये वाली, यहां भी कार्बन है। तो अब देखिए मैं इसको सिंपल लिख करके आपको दिखाती हूं, आप इसे कैसे लिख सकते हैं, सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड CH3, 1 2 और 3, सॉरी 1 2 3 4 5, एक कार्बन हो रहेगा यहां पर और फिर CH3। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए CH3 से नेक्स्ट कार्बन पे दोनों जगह H लगे हैं, उससे नेक्स्ट कार्बन पे एक जगह Br और एक जगह H लगा है। यहां डबल बॉन्ड है तो इसकी एक वैलेंसी बची, वहां पर हम H मान लेते हैं, अगर ऐसा है तो H मान लेंगे अपने आप। यहाँ H लगा हुआ है और ये CH3, तो ये कंपाउंड ये है। अब हमें देखना है इसका क्या नाम देंगे। देखिए सिंपल सी बात है, यहां से सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो हम काउंटिंग ये शुरू करेंगे, ऐसे शुरू करेंगे, तो ये हेक्सीन हो गया, तो हम इसे कैसे नाम देंगे, 4 पे ब्रोमो है तो 4 ब्रोमो हेक्स 2 इन, 4 ब्रोमो हेक्स 2 इन, सिंपल सा नाम हो गया। देखने में यहाँ पर देखिए अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं तो आपको उसमें सबसे पहले ये देखना है कार्बन कहाँ कहाँ है। कार्बन आपकी समझ में अगर आ जाता है तो आप उसका नाम अच्छे से दे पाएंगे। तो उसको अगर बोर्ड में ऐसा आता है या आपके जेईई मेंस या नीट में आता है, बेहतर तरीका है कि आप इसको पहले इस तरीके से एक लाइन में लिख लें और उसके बाद इसको नाम दें। ठीक है, कितने कार्बन हैं उनको लिखें, काउंटिंग लिखें किधर से स्टार्ट करनी है, तब नाम दें, तो श्योरली आपका नाम बिल्कुल करेक्ट होगा। 12th के बच्चों से ये मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें।